नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में भाजपा समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर। रविवार को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार की आपबीती सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भाजपा राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप और भाजपा की राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत बिंद शामिल थी। अब भाजपा का यह प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देगा। प्रतिनिधिमंडल ने आश्वासन दिया कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगरेप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंची और परिजनों को मदद का भरोसा दिया। अयोध्या जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को गिरफ्तार आरोपी मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ध्वस्त कर बेकरी में बने सामान को सैंपलिंग के लिए भेजा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में आरोप लगाया कि चूंकि आरोपी मुस्लिम है, इसलिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इस घटना पर चुप है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने को लेकर सपा अध्यक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था नियंत्रित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उनके शासन में हुई गुंडागर्दी को याद दिलाते हुए अपने गिरेबान में झांक कर देखने को कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जांच पूरी होने तक अखिलेश यादव को आरोपी का बचाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अभी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार से अपराधी डरते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को सरकार की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है तो उन्हें खुद इस मामले की जांच करनी चाहिए। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी डीएनए टेस्ट वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता खुद घटना के बारे में बयान दे रही है तो ऐसे में डीएनए की जांच की कोई जरूरत नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप्स का लोकार्पण किया। अमित शाह ने नए कानूनों को नागरिक केंद्रित बताया। गृह मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में ये कानून न्याय समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करेंगे, जिसमें तकनीक मददगार होगी। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पहल को लोगों को त्वरित और समय पर न्याय प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। अमित शाह ने कहा, अगस्त तक केंद्र शासित प्रदेशों में भी कानूनों को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मनी माजरा जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। 75 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से मनी माजरा के 1 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे तकरीबन 1 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब इस इलाके में लोगों को फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए 2029 में भी एनडीए सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया और विपक्ष में रहकर मर्यादा से काम करने की सीख दी। पुणे के कार्यक्रम में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अमित शाह देश के दुश्मनों के दुश्मन हैं। महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार किया। भाजपा नेता शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे के बयान को बचकाना करार दिया। इससे पहले उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें निराश और हताश व्यक्ति बताया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा जेडीएस की मैसूरू चलो पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन पदयात्रा बिदादी बस स्टैंड से शुरू हुई। मैसूरू चलो पदयात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र, जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता आर अशोक और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मैसूरू चलो पदयात्रा के दौरान भाजपा और जदएस के झंडे और तख्तियां लिए बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सिद्धरामैया और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। भाजपा के जरिए मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के कथित धोखाधड़ी वाले आवंटन का विरोध किया जा रहा है। भाजपा का दावा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद से ही भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रही है और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। पदयात्रा में मैसूर में कथित भूमि आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की गई। मैसूरू चलो पदयात्रा में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के साथ ही राज्य के सभी जिलों के नेता और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा का समापन समारोह 10 अगस्त को मैसूरू में होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विजय शंखनाथ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के बाद भाजपा हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में रैली का आयोजन करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने किसानों के लिए किए कई बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार अब 14 की बजाय 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि उनकी सरकार जल्द ही अधिवास नीति लाने वाली है। इस नीति के तहत असम की सरकारी नौकरियां यहां पैदा हुए लोगों के लिए ही आरक्षित होंगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि लव जिहाद को लेकर भी असम सरकार नया कानून बनाने जा रही है, जिसके अनुसार लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाएगा। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद सेना लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य में जुटी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 221 से अधिक हो गई है। वायनाड में भूस्खलन से मची तबाही के मलबे में 206 लोग अभी भी लापता हैं। 1400 से ज्यादा राहत और बचाव कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। पूरे इलाके को 6 जोन में बांटकर काम किया जा रहा है। चुरालमाला, मुंडक्कई, अट्टामाला इलाके में लोगों की तलाश में स्नीफर डॉग्स के साथ साथ ड्रोन और रडार की मदद ली जा रही है। तटरक्षक, नौसेना, सेना, एनडीआरएफ, अग्निशमन और वन विभाग के कर्मी बचाव कार्य में जुटे हैं। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और बचाव अभियान में लगे कर्मियों से बातचीत की। इस बीच मंत्रिमंडल की उप समिति ने बचाव कार्य को देखते हुए लोगों से डार्क टूरिज्म से बचने की अपील की। डार्क टूरिज्म आपदाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा को कहा जाता है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 137 काउंसलर तैनात किए। मुंडक्कई और चुरालमाला में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। महाराष्ट्र में बारिश से बुरा हाल है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पालघर, सतारा और पुणे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं रायगढ़, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे और नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश और पुणे जिले में रेड अलर्ट के कारण एनडीआरएफ की 2 टीमों को बालेवाड़ी, पुणे और चिंचवड़ में सक्रिय रूप से तैनात किया गया। पुणे के घाट सेक्शन में लगातार बारिश की वजह से खड़कवासला डैम से 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से सिंहगढ़ रोड पर स्थित एकता नगर क्षेत्र में पानी बढ़ रहा है। पुणे के एकता नगर क्षेत्र में सेना तैनात है। करीब 125 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इस बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे एकता नगर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। लगातार बारिश के कारण पवना नदी में जलस्तर बढ़ने से पिंपरी चिंचवड़ में मोरिया गोसावी गणपति मंदिर में पानी घुस गया। मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं और मंदिर के अंदर भी करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद से बचाव कार्य लगातार जारी। भारतीय सेना ने सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के साथ राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। प्रभावित क्षेत्र समेज और सतलुज नदी पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर के समेज में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र आपदा की इस घड़ी में हिमाचल के साथ खड़ा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारघाटी के विभिन्न पड़ावों पर चौथे दिन भी राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। अब तक 9,000 से अधिक श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। केदारघाटी में संवेदनशील स्थानों से सेना और निजी हेलीकॉप्टर्स की सहायता से श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सेना की मदद से सोनप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ने के लिए वैकल्पिक पुल का निर्माण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के चेरवान कंगन इलाके में बादल फटने से श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद हो गया।
जिससे मणिगाम में कई वाहन फंस गए। बादल फटने की वजह से खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में ब्लड सेंटर मेन हॉस्पिटल ने लगातार तीसरी बार तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य 9 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाले स्वैच्छिक रक्तदान अभियान को बढ़ावा देना है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने नालों की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। LG ने जल भराव और निकासी प्रबंधन की व्यवस्थाएं देखने के लिए बारापुला, कुशक और सुनहरी नाले के साथ ही निजामुद्दीन स्थित बारापुला ब्रिज का निरीक्षण किया। पूर्व प्रधानमंत्री और JDS नेता SG देवेगौड़ा ने रविवार को दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। SG देवेगौड़ा ने मेट्रो के अधिकारियों से बातचीत भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और पूर्वी तिमोर की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के पहले चरण में 5 से 7 अगस्त तक फिजी में होंगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राजस्थान के अलवर शहर के भूरा सिद्ध स्थित हनुमान मंदिर में एक पेड़ मां के नाम अभियान पर पौधारोपण किया गया। अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने पौधारोपण किया। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने पटना में संदीप कुमार नामक एक मेडिकल छात्र को गिरफ्तार किया। संदीप राजस्थान की भीलवाड़ा का रहने वाला है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चे घायल भी हुए। मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आदि अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने पितृकर पूजा की। भक्तों ने पूजा अनुष्ठान करने से पहले अग्नि तीर्थम में पवित्र डुबकी भी लगाई। श्री अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है। पिछले 36 दिनों में 4.90 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। रविवार को 1112 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच शाम 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसक झड़पों के दौरान 55 लोगों की मौत हो गई। राजधानी ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। मरने वालों में 13 सुरक्षा बलों के लोग भी हैं। कई जगह प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए और आगजनी की। बांग्लादेश में आज छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पर सत्ताधारी अवाम लीग के समर्थकों और सरकार के विरोध प्रदर्शनकारियों में भी भिड़ंत की खबरें। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला पिछले दिनों आरक्षण को लेकर शुरू हुआ। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसमें कुछ कमी आई थी। ब्रिटेन के उत्तर पश्चिमी भाग में चाकू से हमलों में 3 लड़कियों की हत्या के बाद कई शहरों में हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़पों में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। दंगे उस समय शुरू हुए जब यह अफवाह फैली कि सोमवार को हुए इस हमले में एक मुसलमान प्रवासी का हाथ था। कई शहरों और कस्बों में फैले प्रदर्शनों में प्रवासन विरोधी प्रदर्शनकारी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने स्टॉक ऑन ट्रेंट में अधिकारियों पर ईंटें फेंकी। हाल में प्रवासियों के आवास के एक होटल की खिड़कियों को तोड़ दिया और लिवरपूल में एक पुलिस अधिकारी को उसकी मोटरसाइकिल से गिरा दिया। यह देश में 13 साल में सबसे बड़ा दंगा बताया जा रहा है। ब्रिटेन के विभिन्न भागों में स्थित लिवरपूल, ब्रिस्टल, हल और बेलफास्ट में हिंसक घटनाएं हुई। ब्रिटेन में प्रवासियों की बढ़ती संख्या का विरोध लगातार देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या से अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की
ने F-16 फाइटर जेट का अनावरण किया। अमेरिका ने रूस के मिसाइल हमलों के बढ़ते हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान और नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने F-16 फाइटर जेट को यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली में जोड़कर हमने असंभव को संभव कर दिखाया है, ऐसा बयान दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध रोकने के लिए रुके समझौते के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजरायल पर करीब 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। वहीं इजरायल के आयरन डोम मिसाइलों ने कई लेबनानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। फ्रांस ने लेबनान में अपने नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया। लेबनान में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण फ्रांस ने यह आग्रह किया। मॉस्को में रूस के लोगों ने वैगनर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। ये वैगनर सेनानियों माली विद्रोहियों और इस्लामी लड़ाकों की लड़ाई में मारे गए थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों के साथ कैदियों की अदला बदली पर एक बड़ा समझौता किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को इस समझौते के लिए बधाई भी दी। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के कांगडिंग शहर में अचानक आई बाढ़ और हुए भूस्खलन के कारण 4 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग लापता हो गए। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव परिणामों के बाद शुरू हुए प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अज्ञातवास में रह रही विपक्षी नेता मारिया कोरिना के सामने आने के बाद प्रदर्शन का सिलसिला तेज हुआ। वेनेजुएला के वालेंसिया, माराकाइबो और सैन क्रिस्टोबल सहित कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का पुनर्निर्वाचन धांधली का नतीजा है। वहीं राष्ट्रपति इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वार्टर फाइनल के फुल टाइम मैच में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर था। शूटआउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए। ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 गोल ही कर पाई। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में भारतीय गोलकीपर श्रीजेश भारत की जीत के हीरो रहे। अपना अंतिम ओलंपिक खेल रहे श्रीजेश ने पेनल्टी शूटआउट में 2 गोल बचाए। मुक्केबाजी में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक लवलीना बोर्गोहेन क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई। लवलीना को महिलाओं की 75 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की ली कियान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। चीन की मुक्केबाज ने मुकाबले में 4-1 से अपने नाम करके सेमीफाइनल में स्थान बनाया। लवलीना की हार के साथ ही मुक्केबाजी में भारत के पदक की दावेदारी समाप्त। बैडमिंटन में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से मैच हार गए। डेनमार्क ने लक्ष्य सेन को लगातार 2 सेट में 22-20 और 21-14 के अंतर से हराया। लक्ष्य सेन के पास अभी भी कांस्य पदक के मैच में जीत हासिल कर अपने आप को साबित करने का मौका है। कांस्य पदक के लिए मुकाबले में उनका सामना मलेशिया के ली जी जिया से होगा। पुरुषों की लॉन्ग जंप में भारत के जेसविन एल्ड्रीन फाइनल में स्थान बनाने में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 7.61 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास दर्ज किया और 13वें स्थान पर रहे। भारत की पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज की फाइनल में नहीं पहुंच सकी। पारुल हीट 1 में 8वें स्थान पर रही। भारत की महेश्वरी चौहान और राइजा ढिल्लो निशानेबाजी में महिलाओं की स्किट के फाइनल में स्थान नहीं बना पाए। महेश्वरी 14वें और राइजा ढिल्लो 23वें स्थान पर रही। अनीश भानवाला और विजयवीर सिद्धू 25 मीटर रैपिड फायर के फाइनल में नहीं पहुंच पाए। विजयवीर 9वें स्थान पर रहे, वहीं अनीश 13वें स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक में सोमवार से कुश्ती के मुकाबले शुरू होंगे। भारत की तरफ से 6 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीत लिया। फाइनल में उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। यह पहली बार है जब जोकोविच ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया। 5वीं बार ओलंपिक में खेल रहे 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच ने इस जीत के साथ करियर गोल्डन स्लैम भी पूरा किया। मौजूदा चैंपियन बेल्जियम की हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। स्पेन ने बेल्जियम को 3-2 से हराने में सफलता पाई।
3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारतीय टीम को 32 रन से हराया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पर रामगोपाल वर्मा ने तोड़ी चुप्पी। रामगोपाल वर्मा ने कहा, यह मूल रूप से आमिर खान की फिल्म थी। आमिर ने फॉरेस्ट गंप से जो टॉपिक लिया उससे वह दर्शकों की रुचि को शायद बढ़ा नहीं पाया। इंडियन 2 4 भाषाओं में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स पर फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा में देखा जा सकता है। कमल हासन की मूवी 9 अगस्त को से स्ट्रीम होगी। अल्लू अर्जुन द्वारा वायनाड भूस्खलन पीड़ितों की सहायता के लिए 25 लाख रुपए के दान के बाद अब चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण ने भी अपना समर्थन देने के लिए कदम बढ़ाया है। पिता पुत्र की जोड़ी ने केरल मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया। मेगास्टार चिरंजीवी की बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्म विश्वंभर इन दिनों लगातार चर्चा में। फिल्म के लिए मशहूर फाइट कोरियोग्राफर NL अरासू को जोड़ा गया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धनुष की फिल्म रायन ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली। धनुष की तमिल एक्शन ड्रामा रायन 26 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। और फिल्म औरों में कहां दम था 2 अगस्त को रिलीज हुई और फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एक बार फिर अजय और तब्बू की जोड़ी को दर्शकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।